नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि भारद्वाज। आई एम आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड आयुर्वेदा गायनिकोलॉजिस्ट एट एक्टिव आयु लाइफ, विकासपुरी, न्यू दिल्ली। जो ये मार्च का महीना है, ये एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ इसको बोला जाता है। पूरे विश्व में एंडोमेट्रियोसिस को लेके बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं, पोस्ट होती हैं, बहुत सारे मार्चेस होते हैं। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, बट हमारे इंडिया में इसको लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। आज इस लाइव सेशन के थ्रू हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करेंगे कि उसका निदान क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके परिणाम क्या हैं और आयुर्वेद में इन शॉर्ट उसका ट्रीटमेंट क्या है, या फिर हम एंडोमेट्रियोसिस से कैसे बच्चों को बचा सकते हैं, या फिर जिन महिलाओं को लगता है कि हमें ये समस्या आगे ना हो, या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं और ये चीज़ क्रॉनिक रूप ना ले, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जिससे ये समस्या ना बढ़ सके। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस हमारा जो महिलाओं का यूट्रस होता है, यानी कि बच्चादानी, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसकी सतह को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जब ये सतह बच्चादानी के बाहर ग्रो होने लगती है, या यूट्रस के यानी कि बच्चादानी के पिछले हिस्सों में, पिछले सरफेस में डेवलप होने लगती है, देन इसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। यानी कि जो बच्चादानी के अंदर की लाइनिंग है, सतह है, एंडोमेट्रियम, वो जब बाहर अपनी जगह से बाहर डेवलप होने लगती है, देन उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। कई बार ये यूट्रस के पिछले हिस्से में, कई बार ये ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब में, स्किन में, इवन काफ़ी टाइम लंग्स में, लीवर में भी इसका डिपोजिशन होने लगता है। इसमें क्या रहता है कि पेशेंट बहुत बार क्रॉनिक पेन लेके आता है। पेशेंट को जनरली कंप्लेंट रहती है कि मुझे लोअर बैक पेन हो रहा है, मुझे पेल्विक पेन हो रहा है। जो महिलाओं को माहवारी के दौरान जो पहला और दूसरा दिन होता है, उसमें पेन होना स्वाभाविक है, वो होता है। बट अगर वो पेन बहुत क्रोनिक होता है, यानी कि बिल्कुल अनबिरेबल होता है, या फिर वो माहवारी के चौथे, पांचवें या माहवारी के बाद भी रहता है, कहीं ना कहीं वो एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण होते हैं। या फिर काफ़ी महिलाओं में क्या रहता है कि माहवारी 15 दिन बाद फिर से आ जाती है, फिर से उनको ब्लीडिंग होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण होते हैं। सो ये क्यों होता है? जो एंडोमेट्रियम हमारी बनती है, वो बॉडी में कुछ हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन वगैरह जो सिक्रेट होते हैं, वो एंडोमेट्रियम की लेयर यानी कि सतह बनाते हैं। जब वो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, या फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम सीधा हमारा खान पान, हमारा आहार विहार, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, तो क्या रहता है कि एंडोमेट्रियम वो सतह बाहर बनने लग जाती है। जो माहवारी हमारी निकलती है, वो एंडोमेट्रियम शट आउट होती है, यानी कि ब्लीडिंग के रूप में माहवारी के दौरान वो खून निकलता है। बट कई बार क्या होता है कि जब ये सतह किसी और ऑर्गन्स में या बच्चादानी के बाहर डेवलप होती है, तो माहवारी के दौरान वहाँ भी ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, और पेशेंट को वहाँ पे ब्लीडिंग के दौरान सूजन, क्योंकि वो वाला खून जो बाकी ऑर्गन्स में है या अपनी जगह से बाहर है, शेड आउट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो वो सतह पर इन्फ्लामेशन कर देगा। कई बार गांठें बन जाती हैं, कई बार ओवरी में गांठें बन जाती हैं, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। फिर पेशेंट को रूल आउट करने के लिए जनरली जब पेशेंट को बहुत सारा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग रहता है, या फिर 1 महीने में 2 बार साइकिल आता है, या फिर पेशेंट को असहनीय पेन होता है, तो पेशेंट को रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। 30-40% केसेस में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो जाती है। बट इसको परफेक्टली डायग्नोज करने के लिए, इसका एक्यूरेट डायग्नोज करने के लिए टीवीएस यानी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है। कई बार ये तय फैलोपियन ट्यूब्स में हो जाते हैं, जिससे कि फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है, ओवरी में जाके चॉकलेट सिस्ट बना देती हैं, या और इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स या बहुत सारी प्रॉब्लम पेशेंट को आती है। यानी कि मोशन में, पेशेंट को मोशन करने में पेन होता है, यूरिनेशन के दौरान पेशेंट को पेन होता है, और पेशेंट को माहवारी से पहले असहनीय पेन होता है, माहवारी के बाद समटाइम्स पेशेंट को ऐसा रहता है कि महीने में 10 से 15 दिन असहनीय पेन रहा है, और वो कई बार एडमिट भी रहा है।
और उनको लगता है कि ये पेन कमजोरी की वजह से है और शरीर में माहवारी के दौरान नॉर्मल पेन है। बट हमें इसको स्ट्रिक्टली विजन करके रूल आउट करके एक अपने बच्चों को बताना चाहिए या अपने आसपास जो भी महिलाएं हैं अगर उनमें ऐसे सिम्टम्स हैं तो उनको रूल आउट करने के लिए बताना चाहिए कि इसके लिए हम अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाएं। अब क्या रहता है कि यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है, चॉकलेट सिस्ट बन जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है। अब ट्रीटमेंट के बारे में, जनरली पेशेंट को जब ये कंडीशन क्रोनिक होती है तो पेशेंट क्या करता है कि उसको लेप्रोस्कोपी बोला जाता है। लेप्रोस्कोपी के दौरान दूरबीन की जांच से पता लगाया जाता है कि कहाँ कहाँ एंडोमेट्रियोसिस की ग्रोथ है, यानी कि एंडोमेट्रियम बाहर के सतह में कहाँ कहाँ पहुंच गया है और दूरबीन से जांच की जाती है या उसको क्लियर किया जाता है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं? पेशेंट को पेनफुल इंटरकोर्स यानी कि पार्टनर के साथ रिश्ते बनाने में उसको पेन रहता है, और उसको यूरिनेशन के दौरान, उसको मोशन करने के दौरान पेन रहता है, और उसको जनरली पीरियड्स के दौरान अनबिरेबल पेन होता है, जिसमें भी मैंने बताया कि पेशेंट को लगता है कि एसिडिटी की वजह से है या नॉर्मल पेन है। अब हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आप लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए और उससे ये ठीक हो जाएगा, पहले हम जांच करेंगे। अब सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन प्रेगनेंसी है, बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है कि महिलाओं को महीना नहीं आता है और जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका डिपोजिशन, उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस नहीं आएगी, और नहीं बनेगी तो उसमें वो शेड आउट नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। बट क्या रहता है कि इसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट्स क्या है कि इसी की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ही प्रेगनेंसी नहीं होती है। यस, 20% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस इज द मेन रीजन ऑफ द इनफर्टिलिटी। कई बार इसका सिम्टम्स, कुछ में कुछ सिम्टम्स नहीं होते, ये एसिम्टोमेटिक होती है। जब पेशेंट को बच्चा नहीं ठहरता है या वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो जांच के दौरान पता चलता है कि या उसका जो भी ट्रांसवेजाइनल स्कैन होता है उस दौरान ही पता चलता है कि इसको एंडोमेट्रियोसिस है। तो ये साइलेंट फीचर्स भी इसमें होते हैं। और हम कई बार क्या करते हैं कि सोचते हैं कि बच्चों में डेफिशिएंसी है, इसको वैसे ही पेन हो रहा है। अगर वो पेन चौथे दिन के बाद भी है या महीने में बच्चे को बहुत बार ब्लीडिंग आ रही है, एक से बार ज़्यादा बार, या बच्चे को असहनीय पेन हो रहा है 5वें 6ठे 7वें दिन भी, या मोशन करते वक्त पेन हो रहा है, तो पक्का उसकी हमें ट्रांसवेजाइनल जांच करवानी है। अब बात आती है, जैसे कि मैंने बताया कि क्यों होता है। अगर हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो कई बार बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट होता है, तो उसकी वजह से वो सतह यूट्रस से बाहर भी बनने लगती है और उसमें गांठें बन जाती हैं। और वो गांठें वो सतह माहवारी के दौरान जो बाहर की सतह होती है वो नहीं निकल पाती और उसमें ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाती है और खून की गठाने भी बन जाती हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में एंडोमेट्रियोसिस कंप्लीटली क्यूरेबल है, वेल मैनेजेबल है। इसमें क्या रहता है, हम जनरली, हमें सबको पता है आयुर्वेद में हम अपनी मेन 3 बॉडी एनर्जीज पे काम करते हैं, वात पित्त कफ। सो जहाँ एंडोमेट्रियोसिस का कंडीशन होता है वहाँ पे वात का मेन रोल होता है, बिकॉज जो भी ऑर्गन हमारी बॉडी, मतलब मेन ऑर्गन से जो भी बाहर सतह बनने लगी है, डिस्प्लेसमेंट होने लगा है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें वात रीजन है। तो वात हमारे एग्रेशन में है, वो प्रॉपर नॉर्मल बैलेंस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वात का इन्वॉल्वमेंट है। फिर जहाँ पेशेंट को असहनीय पेन होता है, अनबिरेबल पेन होता है, तो और इरिटेशन होती है उसको यूरिनेशन के दौरान, मोशन के दौरान, तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। और जहाँ पे ये बीमारी क्रोनिक हो जाती है, अंदर एडेंशंस बन जाते हैं, पेशेंट को हैवी क्लोथ्स, हैवी पेनफुल ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे कफ का इन्वॉल्वमेंट है। सो आयुर्वेद इन तीनों चीज़ों पे काम करके इसको कम्प्लीटली क्योर करता है। इसमें हमारे पास आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक पेशेंट को जहाँ पे बात के लिए हम पेशेंट को मात्रा बस्ती बस्ती चलाते हैं। वो जब पेशेंट आता है और उसकी बीमारी किस लेवल पे है, कहाँ पे इसका प्रोग्रेशन, अभी किस स्टेज पे पेशेंट हमारे पास आया है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान उसी टाइम पे प्लान की जाती है। सो बात के लिए हम बस्ती प्लान करते हैं, मात्रा बस्ती रहती है विद द हेल्प ऑफ सम आयुर्वेदिक मेडिसिन। पित्त के लिए हम इसमें विरेचन प्लान करते हैं। विरेचन से पित्त बैलेंस होता है, जो कि विरेचन एक
पंचकर्मा थेरेपी है, जिसमें हम नेचुरल प्रोग्रेशन, मेडिकेटेड प्रोग्रेशन यानी कि लूज मोशन पेशेंट को लगवाते हैं, जिससे कि पित्त बैलेंस होता है। फिर कफ दोष के लिए हम पेशेंट को उसके साथ मेडिसिन चलाते हैं। उसकी उत्तर बस्ती होती है एडेंशंस रिमूव करने के लिए, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ बाहर है, एक उत्तर बस्ती थेरेपी है, जो कि वो भी पेशेंट की एज, वो मैरिड है या अनमैरिड है, सारी कंडीशंस देख के हम प्लान करते हैं। और उसमें हम जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है बाहर की तरफ, एंडोमेट्रियम की जो सतह से बाहर आ जाती है, उस ग्रोथ में वो उस ग्रोथ को कम करने में, उस लेयर को कम करने में, इन्फ्लामेशन को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। और साथ में इसका मेन रीज़न स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं रहता है, तो पेशेंट को हम शिरोधारा चलाते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन से प्रॉपर ये बैलेंस होती है, अच्छे से मैनेज होती है। वो भी पेशेंट की प्रकृति, उसकी जो स्टेज है, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान की जाती है। सो अनमैरिड बच्चों में अगर ये कंडीशन है, आप अपने आसपास देख रहे हैं, जनरली हम समझते हैं कि ये वीकनेस की वजह से है, उसको अवॉइड ना करें, उसको रूल आउट करवाएं, उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं। और हाँ, अनमैरिड बच्चों में लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए जनरली पेरेंट्स डरते हैं जब उसको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो जाती है, या फिर इनफर्टिलिटी के केसेस में भी पेशेंट जब कम एज में होता है तो वो सोचता है नहीं, मुझे अभी सर्जरी पे नहीं जाना, मेरे को नेचुरल ट्रीटमेंट ढूंढना है। तो हाँ, आयुर्वेदा बेस्ट सॉल्यूशन है। आयुर्वेदा में ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जो जैसे कि मैंने बताए कि मात्रा बस्ती है, निरू बस्ती है, उत्तर बस्ती है, और विरेचन थेरेपी है, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जिसके थ्रू बहुत अच्छे से मैनेज होके, और जिससे पेशेंट को फर्स्ट साइकिल में ही पता चल जाता है कि मेरे को पेन जो है या फिर जो सिम्टम्स हैं वो चले गए हैं, और धीरे धीरे उसको रिपोर्ट्स में भी अपने चेंजेस नज़र आ जाते हैं। सो एंड्रोमेट्रियोसिस की दिक्कत के लिए एक तो आपको लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन, आयुर्वेद हर चीज़ आहार विहार और अग्नि के ऊपर चलता है। फाइन। सो उसको हमें मैनेज करना है। लाइक जो वात दोष होता है वो इम्बैलेंस तभी होता है जब हम टाइम पे नहीं सोते हैं, टाइम पे नहीं उठते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी बॉडी की एबिलिटी से ज़्यादा हम एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। सो आपको उसको रूल आउट करना है। प्लस में जो पित्त दोष होता है वो हमारे खाने पीने, यानी कि स्पाइसी जंक, आउटसाइड फूड, या हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग कई बार नहीं खाते हैं, उसकी वजह से होता है। तो उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और जब ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है, या फिर ओबेसिटी होती है, या फिर हमारा वही रहन सहन सही नहीं होता, तो कफ दोष का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। सो इन सारी वजहों से ही एंड्रोमेट्रियोसिस होता है, और उसी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस करके बॉडी, हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करने लगती है। सो आपके आसपास किसी को भी एंड्रोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है या आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। एंड हमारी ऑनलाइन परामर्श, यानी कि एंड्रोमेट्रियोसिस को लेके ऑनलाइन परामर्श, और भी जिससे भी गायनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑनलाइन परामर्श अवेलेबल है।